Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IS. I hope you are doing well. And today, in continuation with your HAS Prelims Express series, जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस डिस्कशन में हम गवर्नर जनरल्स का टेन्योर देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और उनके टेन्योर के अंडर जो हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो प्रीलिम्स है उसके बेसिस पे ये फैक्ट्स, ये इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम पब्लिकेशंस बाय निम्बस एकेडमी। फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट वी हैव हिमाचल प्रदेश कंप्रिहेंसिव एचपीजीके बुक, जो आपको कलर्ड मैप्स एंड माइंड मैप्स के साथ देखने को मिलती है। देन इन द मिडल वी हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बोथ at your basic level and advanced level. Then on the right we have CSAT book, जिसमें आपको previous 8 years के CSAT के सॉल्व पेपर देखने को मिलते हैं। तो एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, यहां से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्टली जो गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयज हैं उनके टेन्योर के बारे में आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर्स जो वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इवेंट है वो किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के टेन्योर से रिलेटेड है। बिकॉज हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें एक साइड आपको गवर्नर जनरल या वाइसरॉय दिए होंगे एंड द राइट साइड आपको उनके टेन्योर के अंदर जो वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो दिए होंगे, और आपको दोनों को मैच करने के लिए कहा जाएगा। या जो अनदर टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपके पास डिफरेंट गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयज दिए होंगे 3 to 4, और आपको कहा जाएगा कि इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वी हैव इज वारेन हेस्टिंग। उनका टेन्योर कब से कब देखने को मिलता है हमें 1772 से लेके 1885 तक का आपको टेन्योर ध्यान में रखना है। 13 ईयर का टेन्योर देखने को मिलता है वारेन हेस्टिंग। अब देख लेते हैं जो कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनके टेन्योर से रिलेटेड, जो हमारे लिए प्री के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इससे पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, बट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो इनकी पोजीशन है इसको गवर्नर से बना के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है इनको, विद सर्टेन एक्स्ट्रा पावर इन्वेस्टेड इन दिस पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर? देन ही एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। ही एंडेड सिस्टम ऑफ ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो जैसा कि एस्पिरेंट्स हम जानते हैं, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिलती है, देन आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आफ्टर दीज टू जो आपका बंगाल का प्रोविंस है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर जो आपके पास लॉर्ड क्लाइव होते हैं वो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कराते हैं बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। अब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं? ड्यूअल का मतलब हम समझते हैं दो, तो यहां पे आपको 2 टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो इसके अंदर जो आपके दीवानी राइट्स हैं, जो दीवानी राइट्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो बंगाल प्रोविंस के दीवानी राइट्स हैं किसके पास आ जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो आपके पास दूसरे निजामत राइट हैं, निजामत राइट्स, वो अभी भी किसके पास होते हैं? जो आपके पास नवाब ऑफ बंगाल हैं, नवाब ऑफ बंगाल। अब एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स हैं क्या चीज। जो आपके पास दीवानी राइट्स हैं, दीज वर द राइट्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है किसके पास आ जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके अंडर वो वेरियस टैक्सेस भी या ड्यूटीज या लिवाइज भी इंपोज कर सकते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के
ऑफिशियल थे। देन वी हैव निजामत राइट्स। निजामत राइट्स का मतलब था जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी किसके कंट्रोल में थी, नवाब ऑफ बंगाल के कंट्रोल में। बट यहां पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए भी हमें फाइनेंसेस की जरूरत होती है, बट जो फाइनेंसेस हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है, वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है रन, आपका नवाब ऑफ बंगाल। बट उसको रन करने के लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए, फाइनेंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हैं। तो इनडायरेक्टली जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए जो नवाब ऑफ बंगाल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंसेस के ऊपर। और फाइनेंसेस के ऊपर डिपेंड है तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्लियर। तो अब इस ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं बंगाल में। तो फाइनली जो आपके पास वेरेन हेस्टिंग है, इनके द्वारा ये जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको लॉर्ड क्लाइव ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है कैलकाटा में 1774 में। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं आपके पास एलिजा इम्पे। आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं एलिजा इम्पे। देन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वेरेन हेस्टिंग है, ही सपोर्टेड द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके फाउंडर कौन होते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं विलियम जोन्स इन 1784। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के टेन्योर के अंडर हमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिलती है, और जो एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ सलबई इन 1782। आपको ध्यान में रखना है ईयर इस ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ सलबई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है भगवत गीता का, वो किसके द्वारा किया जाता है, चार्ल्स वाइकिंस के द्वारा इन 1785। और वेरेन हेस्टिंग के टेन्योर में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, वेरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी जो इंट्रोडक्शन है वेरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनके टेन्योर के अंडर हमें देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है आपका ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, अंडर द ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जो आपका ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल है उसके अंडर जो ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल के अंदर जो आपके कमर्शियल अफेयर्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, कमर्शियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको कौन मैनेज करता है, आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स या फंक्शन, उनको मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये आपको ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके पिट्स एक्ट ऑफ 1784 का। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरेन हेस्टिंग वाज द ओनली गवर्नर जनरल टू फेस इंपीचमेंट। तो जब वो वापस ब्रिटेन में जाते हैं तो इनको इंपीचमेंट फेस करनी पड़ती है। उसके वेरियस रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल मिसयूज ऑफ पावर, देन एलिगेशंस ऑफ करप्शन, और एक फेमस राजा नंद कुमार का केस होता है। क्लियर। तो ये जो वेरियस रीजन होते हैं इनके लिए इनको इंपीच करना स्टार्ट किया जाता है, बट फाइनली इनको एक्विट कर दिया जाता है। जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं वो प्रूव नहीं होते हैं तो इनको एक्विट कर दिया जाता है बाद में। तो मतलब ये इनके खिलाफ इंपीचमेंट स्टार्ट होती है बट ये इंपीच नहीं होते हैं। क्लियर। देन ही वाज एसोसिएटेड विद द रिंग फेंस पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he was associated with the ring fence policy। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिंग फेंस पॉलिसी है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, वेरेन हेस्टिंग के टाइम जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उनको सिक्योर करना। सिक्योर किससे करना है, तो इस टाइम पर जो वेरियस मेजर पावर्स या एम्पायर्स देखने को मिलती है हमें,
ब्रिटिश टेरिटरी के पास में, उनसे आपको ब्रिटिश टेरिटरीज को सिक्योर करना है। तो यहां पे इस टाइम मेजर पावर कौन कौन सी देखने को मिलती है हमें? एक तो आपको मराठास देखने को मिलते हैं, देन आपको मैसूर देखने को मिलता है, देन हमें हैदराबाद देखने को मिलता है। और अगर बात करें हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, वहां से आपको फॉरेन इन्वेडर्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली जो अफगान्स होते हैं। तो इन पावर से अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है? इस पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं और जो मेजर पावर्स के बारे में जो हमने बात की, जो अदर मेजर पावर्स हैं, इन दोनों की टेरिटरीज के बीच में एक बफर स्टेट होनी चाहिए, एक बफर स्टेट होनी चाहिए। अब इस बफर स्टेट को ब्रिटिशर्स को एनेक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर वो एनेक्स करेंगे तो बाउंड्री टच हो जाएगी मेजर पावर के साथ, और ना ही आपको इस मेजर पावर को, इस बफर स्टेट को एनेक्स होने देना है। क्लियर? ये खुद तो उसको एनेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये अवॉइड चाहते थे किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट एट दिस टाइम, क्योंकि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट हो सकता था कि ये जो आपके पास मेजर एम्पायर्स होते हैं या मेजर पावर्स होती हैं, वो इस बफर स्टेट को एनेक्स कर लें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे इस बफर स्टेट को। अब इस बफर स्टेट को जो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसको स्टेशन किया जाएगा बफर स्टेट में, जो ब्रिटिश की आर्मी है। अब जो ब्रिटिश की आर्मी है, उसको रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो एक्सपेंसेस होंगे, और वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बफर स्टेट। क्लियर? जो भी एक्सपेंसेस होंगे उस मिलिट्री को मेंटेन करने के, वो बफर स्टेट ही बियर करेगी। तो इससे इनके पास डबल फायदा हो रहा था। एक तो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट किसके खर्चे पे? बफर स्टेट के खर्चे पे। और दूसरी, इनकी टेरिटरीज सिक्योर रह रही हैं, किससे? अदर मेजर पावर से। तो जब ये ब्रिटिशर्स हैं, ये अपने टेरिटरी के अराउंड, जो इनकी टेरिटरीज हैं, इनके अराउंड एक रिंग शेप में मल्टीपल बफर स्टेट क्रिएट कर देंगे अगेंस्ट द अदर मेजर पावर्स। फॉर एग्जांपल बफर स्टेट 1, 2, 3 एंड 4। तो इस रिंग शेप पॉलिसी को, इसी को, जो ये रिंग शेप में जो बफर स्टेट क्रिएट कर दे रहे हैं, इसी को कहा गया रिंग फेंस पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ब्रिटिश टेरिटरीज को सिक्योर करना। देन लास्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हिज टेन्योर इज नोन एज द पीरियड ऑफ एरल एंड ट्रायल्स, बिकॉज इनके द्वारा, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, तो उनके द्वारा मल्टीपल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उनमें से कुछ एक सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं। इसी रीजन की वजह से इनके पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर्स। मूव करते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलते हैं, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो टेन्योर है हमें ध्यान में रखना है 1786 से लेके 1903 तक, 86 से लेके 1903 तक। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ही इंट्रोड्यूस द कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा। अब ये जो कॉर्नवालिस कोड है, ये है क्या? तो इट वाज ए सेट ऑफ लेजिस्लेशंस, सेट ऑफ लेजिस्लेशंस। इसके अंदर आपको मल्टीपल लेजिस्लेशंस देखने को मिलती हैं। और इस कॉर्नवालिस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या था? किस चीज के लिए इसको लाया गया था? तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस द गवर्नेंस, टू एनहांस द गवर्नेंस इन ब्रिटिश टेरिटरीज। और इसी जो आपके पास कॉर्नवालिस कोड है, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स की, तो इसके अंदर आपको, जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ लेजिस्लेशन था, सेट ऑफ लेजिस्लेशन, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है परमानेंट सेटलमेंट, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ये इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है कॉर्नवालिस कोड के। बात कर लेते हैं सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट की। जो परमानेंट सेटलमेंट है आपके पास, एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम होता है, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। और इस परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, अंडर दिस परमानेंट सेटलमेंट जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हैं, वो किसके पास होते हैं? जमींदार्स के पास।
और जो जमींदार हैं उनको ओनर ऑफ द लैंड बना दिया जाता है, ओनर ऑफ द लैंड। बात करें जमींदार की, तो जमींदार थे कौन बंगाल प्रोविंस में? तो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स जो आपके पास जमींदार थे वो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। वो कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और फर्दर उसको पास किसको करेंगे? जो आपके पास मुगल अथॉरिटी है। क्लियर? वो जस्ट रेवेन्यू कलेक्टर थे, उनके पास ओनरशिप के राइट नहीं थे। बट परमानेंट सेटलमेंट में यहां भी जमींदार आपके पास रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं, बट इनके पास ओनरशिप ऑफ लैंड आ जाती है जो मुगल्स के अंदर नहीं होती है। और ओनरशिप ऑफ लैंड के अंदर इनको हेरिडिटरी राइट्स भी दिए जाते हैं, हेरिडिटरी राइट्स पास किए जाते हैं इनको। क्लियर? और इस सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रेवेन्यू पे करना था आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द कल्टीवेटर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। क्लियर? तो मतलब एक बार इसकी असेसमेंट की गई एट द स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद जो रेवेन्यू पे करना था जमींदार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। मतलब इन फ्यूचर आपको फर्दर असेसमेंट ऑफ लैंड नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आपके जमींदार कल्टीवेटर से, उसका 10/11 पोर्शन तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे, और जो बचा 1/11 है वो किसके पास आएगा? जमींदार के पास। क्लियर? तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा डिस्कशन है ये आपके प्री ओरिएंटेड है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसके अंडर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। फर्स्टली एपलेट एंड लोअर ग्रेड कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं जो एक आपका जुडिशियल रिफॉर्म्स का पार्ट होता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आपके जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन होते हैं उनको भी अलग किया जाता है। एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। देन अ संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791 बाय जोनाथन डंकन एट बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान में रखना है। देन आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलती है एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी साइन होती है। ये वॉर किसके अगेंस्ट होती है? टीपू सुल्तान। देन परमानेंट सेटलमेंट हमने डिस्कस कर लिया। देखो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बट इसको प्लान किसने किया था? किसका प्लान था ये? जॉन शोर का, जो परमानेंट सेटलमेंट है आपकी। देन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, जुडिशियल, पुलिस रिफॉर्म्स, मल्टीपल रिफॉर्म्स देखे जाते हैं। देन बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सिविल सर्विसेज, इसी कारण से इनको फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट। जो हमने एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की या मल्टीपल कोर्ट्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे, तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है और चारों का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से वो इनके द्वारा प्रोविंशियल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। यहां से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। फर्स्ट वन कैलकाटा, देन ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना। क्लियर? तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर। मूव करते हैं नेक्स्ट। जो आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं सर जॉन शोर, और इनका जो टेन्योर है 1793 से 98 में आपको देखने को मिलता है। इनके टेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं है तो हम इजीली इनको याद कर सकते हैं। फर्स्ट वन तो जो चार्टर एक्ट है इनके टेन्योर के अंदर इंट्रोड्यूस होता है 1793। क्लियर? देन ही वॉज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ही वॉज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी किससे रिलेटेड थी? इट वॉज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स। इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं इसमें वो कोई भी किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से, नॉन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में नहीं आएंगे। तो अगर हम जानते हैं कि अगर किसी के साथ हमारा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको उसके एक्सपेंडिचर बियर करने पड़ते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इनको बहुत हद तक कम कर दिया जाता है बिकॉज ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में किसी भी टाइप का हस्तक्षेप करते ही नहीं है। और इसका सबसे
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इनकी पॉलिसी का देख सकते हैं, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का, ये था बैटल ऑफ खारदा। ये आपको देखने को मिलती है बैटल बिटवीन द मराठाज एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो होते हैं वो अलाई होते हैं ब्रिटिशर्स के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अलाई होते हैं। बट इस वॉर में ये हेल्प मांगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री असिस्टेंस मांगते हैं अगेंस्ट द मराठास, बट बिकॉज ड्यू टू हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने से मना कर देते हैं और इस वॉर में फाइनली मराठास डिफीट कर देते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद को। क्लियर? मूव करते हैं हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ, जो मिलेंगे आपको लॉर्ड वेलेस्ली। टेन्योर इनका इंपॉर्टेंट है 1798 से 1805, और इनको बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। ही वॉज नोन एज बंगाल टाइगर बिकॉज ऑफ हिज अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो जो इनकी एक्सपेंशन वाली एग्रेसिव पॉलिसीज होती हैं उसी की वजह से इनको बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। यहां आपके पास क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नोन एज बंगाल टाइगर, तो आपको ध्यान रखना है वेलेस्ली। और यहां इनके टेन्योर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, इनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था एक तरह से एक्सपेंशन थी आपकी रिंग फेंस पॉलिसी की। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो सब्सिडरी अलायंस था ये है क्या। तो जब आपके पास वेलेस्ली इंडिया आते हैं तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि इंडिया में मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स हैं, उसमें से कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत रिच प्रिंसली स्टेट्स हैं, बट उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है या तो उतनी स्किल्ड नहीं है या उतनी सफिशिएंट नहीं है। देन देयर वर अदर प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स आप 1 रख सकते हैं, ये प्रिंसली स्टेट 2। नाउ इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है बट इनके पास दे आर नॉट रिच इन रिसोर्सेज। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स होती हैं आपके इंडिया में, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इनके जो लड़ाई झगड़े हैं इसी बात का फायदा उठा के लॉर्ड वेलेस्ली सोचते हैं क्यों ना मैं इन प्रिंसली स्टेट्स को एक पॉलिसी बेचूं, और उस पॉलिसी का क्या नाम होगा, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब इस पॉलिसी के अंदर या सॉरी इस स्ट्रेटजी के अंदर जो एक हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, इसके अंदर क्या किया जाता था, जब भी लॉर्ड वेलेस्ली किसी एक प्रिंसली स्टेट को विजिट करते थे तो वहां के रूलर्स को बताते थे कि मैं तो अभी आपके साथ वाले जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां से विजिट करते हुए आ रहा हूं और वो तो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब अटैक की बात सुन के ये जो प्रिंसली स्टेट्स है जिनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ या तो बहुत सफिशिएंट नहीं है या उतनी स्किल्ड नहीं है, तो ये पैनिक कर जाते हैं और हेल्प मांगते हैं किससे, ब्रिटिशर्स से, हेल्प मांगे ब्रिटिशर्स से। तो जो ब्रिटिशर्स हैं ठीक है उनको यही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे बट बदले में आपको सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है उसको साइन करना पड़ेगा। क्लियर? अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं ये जो प्रिंसली स्टेट है इसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और जो मिलिट्री होगी वो कहां पे स्टेशन होगी, प्रिंसली स्टेट के अंदर, और जो भी उसका खर्चा होगा, जो भी उस मिलिट्री की मेंटेनेंस का खर्चा होगा उसको कौन बियर करेगा, प्रिंसली स्टेट। क्लियर? तो ये थी आपकी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब इस अलायंस सिस्टम के अंदर उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए। फर्स्ट वन, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स को वो अपने इन्फ्लुएंस के अंडर ले आए विदाउट फाइटिंग एनी वॉर विद द प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सब्सिडरी अलायंस के अंडर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। सेकंड वन बात करें, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बढ़ती जा रही है, और उसका खर्चा कौन उठा रहा है, प्रिंसली स्टेट्स। तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है बट उनको खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है। देन बात करें थर्ड वन, तो इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर जो थर्ड वन उन्होंने टैकल किया वो किया जो अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी। जैसे आपके हम जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और उसी टाइम इंडिया पे मल्टीपल अदर्स हमें दूसरे यूरोपियन नेशंस की
ट्रेडिंग कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो इस सब्सिडरी अलायंस के अंदर एक फीचर था कि आप किसी भी और जो ट्रेडिंग कंपनी है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, उसके साथ अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं करेंगे और ना ही आप अपने दरबार में किसी और ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? और इसके अंदर एक फीचर ये भी था जो आपका सब्सिडरी अलायंस था कि इसके अंदर जिन जिन प्रिंसली स्टेट्स ने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को साइन किया हुआ है वो किसी और प्रिंसली स्टेट के साथ ना तो किसी टाइप की संधि कर सकते हैं, ना ही किसी टाइप की वॉर कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो यहां से ये हमने एक बैकग्राउंड देख ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की, और उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहां किया गया था? इट वॉज साइंड बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां से आपके पास क्वेश्चन बनता है हु वॉज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? तो 1798 में। उसके बाद मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स इसको साइन करती हैं, उनमें से कुछ एक का नाम मेंशन किया गया है, जैसे मैसूर करता है 1799 में, अवध इन 1801। देन हमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलती है, और ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये 1798-99 में देखने को मिलती है, और इसमें डेथ हो जाती है आपके पास टिप्पू सुल्तान की। देन वी हैव ट्रीटी ऑफ बसई 1802 की, जो किसके साथ साइन की जाती है? बाजीराव टू के साथ, आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? इसको ट्रीटी विद साइफर भी कहा जाता है। जो ट्रीटी ऑफ वसई है इसको ट्रीटी विद द साइफर भी कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वसई को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो 1802 में जो मराठा कॉन्फेडरेसी के अंडर वेरियस हाउसेस होते हैं उसमें हमें एक वॉर देखने को मिलती है। किसके बीच में? एक तो आपके जो पेशवा होते हैं, पेशवा, और उनके साथ अलायंस में होते हैं जो सिंधियाज हैं, जो सिंधिया हाउस ऑफ मराठा कॉन्फेडरेंसी है। देन जो अपोजिट में होते हैं वो होते हैं आपके होलकर्स। तो जो होलकर्स होते हैं, जसवंत राव होलकर उनका नाम होता है, वो इन दोनों की अलायंस को डिफीट कर देते हैं, और जो पेशवा आपके पास बाजीराव टू है वो भाग के कहां चले जाते हैं? वसई में चले जाते हैं। और उनके पीछे जो जसवंत राव होलकर हैं वो एक अपने कैंडिडेट को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो आपके पास बाजीराव टू हैं, ठीक है, वो किसी भी कीमत पे पेशवा बने रहना चाहते थे, तो वो अब हेल्प मांगने किसके पास जाते हैं? ब्रिटिशर्स के पास या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी क्योंकि वो मराठा एम्पायर को डिमोलिश करना चाहते थे। क्लियर? तो ये जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बाजीराव टू, और उनके साथ साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ वसई। इसको आज वसई के नाम से जाना जाता है, इस प्लेस को, वसई को वसई के नाम से महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपको ट्रीटी ऑफ वसई थी ये एक टाइप से जो सब्सिडरी अलायंस थी उसका ही मॉडिफाइड फॉर्म था। क्लियर? देन इसको ट्रीटी ऑफ साइफर भी कहा जाता है। अब ये ट्रीटी ऑफ साइफर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि अगर हम साइफर वर्ड का मीनिंग देखें, साइफर वर्ड का हम मीनिंग देखें तो वो उस एक पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है हु हैज फॉर द टाइम बिंग नो पावर, द पर्सन हैज नो पावर एंड ही इज यूटिलाइज्ड बाय अदर पर्संस टू फुलफिल देयर स्पेसिफिक गोल्स। तो यहां पे जो पर्सन विद नो पावर्स हैं वो कौन है आपके पास? बाजीराव टू। एंड ही इज यूटिलाइज्ड बाय अदर पर्संस में यहां पे कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस। और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? द डाउनफॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, जो हमें इस ट्रीटी ऑफ वसई के साथ देखने को मिलता है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मद्रास प्रेसिडेंसी को एस्टेब्लिश किया जाता है। देन वी हैव फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा, जिसको 1800 में एस्टेब्लिश किया जाता है, और उसके फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं जॉन गिलक्रिस्ट। अब इस कॉलेज को जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है, बिकॉज जो ब्रिटिश सिविल सर्विस हैं, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना होता था। तो अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है तो आपको उस सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेन किया जाता था।
क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है सर जॉर्ज बार्लो। ही वॉज द एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंटिल द अराइवल ऑफ लॉर्ड मिंटो। एक्चुअल में यहां पे इनसे पहले जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे वो थे आपके कॉर्नवालिस, जिनको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो उनको सेकंड टेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया था और ये इंडिया भी पहुंच जाते हैं, बट इनकी सडन डेथ हो जाती है। ड्यू टू सडन डेथ जो एक्टिंग गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है, किसको किया जाता है? जॉर्ज बार्लो को। क्लियर? इनके टेन्योर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमें ध्यान में रखना है, एक तो आपको म्यूटिनी ऑफ वेलोर देखने को मिलती है। इसके रीजन क्या होते हैं कि जो वेरियस इंडियन सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रवैया से। क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो हाईली इनसेंसिटिव होते हैं इंडियन सिपॉइज के कल्चर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मुस्लिम्स हैं उनको अपनी दाढ़ी काटने को कहा जाता है, जो हिंदू हैं उनको तिलक लगाने से मना कर दिया जाता है, और इवन जैसे हिंदुओं में एक कास्टिज्म सिस्टम होता है, तो मिलिट्री में आप वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो ये सब रीजन हमें देखने को मिलते हैं जो हाईली इनसेंसिटिविटी होती है ब्रिटिशर्स की टुवार्ड द इंडियन सोल्जर्स कल्चर, उसकी वजह से एक म्यूटिनी देखने को मिलती है 1806 में हमें। देन ड्यूरिंग हिज टेन्योर वी सी during his tenure diminished the area of British territory because of his passion for the economy। तो यहां पे हम ब्रिटिश टेरिटरीज का को डिमिनिश्ड होते हुए देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर द इकोनॉमी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जॉर्ज बार्लो हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमी पे होता है कि कैसे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके एज कंपेयर टू टेरिटोरियल अग्रेशंस। तो इससे पहले जो गवर्नर जनरल देखे थे हमने वेलेस्ली, ही वाज फेमस फॉर हिज अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो उन जो अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज होती हैं उनको रिवर्स कर दिया जाता है इनके टेन्योर के अंडर, और ऑल्सो ही स्टॉप टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। उसकी वजह से वो किसी भी अननेसेसरी या न्यू वॉर में नहीं जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप किसी न्यू वॉर में नहीं जा रहे हैं तो जो अननेसेसरी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है जो अवॉइड किया जा सकता है वो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, तो आप अपने खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये उनके टेन्योर के अंडर हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन जो इनका टेन्योर है 1807 से 1813 का टेन्योर इनका देखने को मिलता है। देन ही इंट्रोड्यूस द ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंट्रोड्यूस द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देन ही कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह 1809। तो 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इस ट्रीटी के अंदर एक परपेचुअल फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की जाती है किसके बीच में? महाराजा ऑफ पंजाब रणजीत सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इस ट्रीटी के अंदर जो आपकी सतलुज रिवर होती है उसको एज ए बाउंड्री एक्सेप्ट कर लिया जाता है महाराजा रणजीत सिंह की टेरिटरीज के बीच में। तो यहां पे रणजीत सिंह की टेरिटरीज होंगी और उसके साउथ की तरफ को, ठीक है, किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो जो सतलुज है, ठीक है, एज ए बाउंड्री काम करती है बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। तो ये जो आपकी सतलुज होती है इसके नॉर्थ वाला जो रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन, वहां तक फुल एक्सेस होता है महाराजा रणजीत सिंह को, बट उनको उसके साउथ में आके एक्सपेंड नहीं करना होता है इस ट्रीटी के अंडर। और एक और जो इस ट्रीटी का प्रोविजन होता है कि वो दोनों ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट। जो आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है फ्रांसिस हेस्टिंग्स। अब इनके टेन्योर के
1813 से लेके 1823 का इनका टेन्योर देखने को मिलेगा हमें। देन ही वाज, जो एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उसको एंड कर दिया जाता है इनके टेन्योर के अंडर। देन हमें एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिलती है एंड ही एबॉलिश द पेशवाशिप इन 1818। तो वन बाय वन करके जो फ्रांसिस हेस्टिंग्स हैं, वो जो मराठा कॉन्फेडरेसी के वेरियस हाउसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंधियाज हैं, होलकर्स हैं, उनको वो डिफीट करते हैं और हर एक से सब्सिडरी अलायंस साइन करवाते हैं। यहां से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेसी का हाउस कौन सा था जिसने सबसे लास्ट में सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, तो वो थे आपके होलकर्स 1818 में लास्ट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। देन ही लीड द मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट पिंडारीज। अब पिंडारीज क्या थे? मर्सनरीज थे। मर्सनरीज कौन होते हैं? जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, वेल्थ के लिए लड़ते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ठीक है, जिसके लिए वो लड़ते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। तो वो मिलिट्री ऑपरेशन लीड करते हैं पिंडारीज के अगेंस्ट। देन क्योंकि इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको खराब कर दिया होता है पिंडारीज ने, और वो जो हाईवेज वगैरह थे वहां से जो लोग पास कर रहे होते हैं उनको, उनसे लूटपाट भी करते हैं। तो इससे जो आपका ट्रेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड, वो भी इंपैक्ट हो रहा है, और जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी खराब हो रही है। तो इसी पर्पज से ये मिलिट्री ऑपरेशंस लीड करते हैं पिंडारीज के खिलाफ। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रयोतवारी सिस्टम इन मद्रास, ठीक है, बाय थॉमस मुनरो इन 1820। एंड देन बॉम्बे, एक तो आपको रियोतवारी सिस्टम देखने को मिलता है और एक महलवारी सिस्टम देखने को मिलता है, इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड बॉम्बे। ये जो आपका रियोतवारी सिस्टम है, इसको कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड जो आपका रियोतवारी सिस्टम है। और जो महलवारी सिस्टम है, इसको कौन इंट्रोड्यूस करवाते हैं? मैकेंजी एंड बर्ड। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक बार क्विकली बात कर लेते हैं कि जो रियोतवारी सिस्टम है और महलवारी सिस्टम है, ये हैं क्या। तो जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस किया था, परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, उसी तरह से जो रियोतवारी सिस्टम है एंड महलवारी सिस्टम है, वो भी आपके पास लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है। अब एक बार क्विकली इनके बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये आपका जमींदारी सिस्टम है, देन वी हैव रियोतवारी एंड महलवारी। रियोतवारी सिस्टम में रियोत का मतलब होता है कल्टीवेटर, और बात करें महलवारी, तो महलवारी में जो महल वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता था? विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। क्लियर? तो यहां पे जो ओनरशिप ऑफ लैंड है जमींदारी सिस्टम में या परमानेंट सेटलमेंट में, हमने देखा था किसके पास ओनर ऑफ लैंड कौन बन जाते हैं? जमींदार विद हेरिडिटरी राइट्स। यहां पे जो ओनर्स हैं ये आपके रायोत्स बनेंगे। रायोत जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेटर्स, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो जो ओनरशिप है वो कल्टीवेटर्स के पास है। यहां पे भी जो ओनर्स हैं वो रयोत्स ही होते हैं। क्लियर? तो यहां पे जो आपके जमींदार हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर से, और किसको हैंड ओवर करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहां पे आपको ये एज ए मिडलमैन देखने को मिलते हैं। बट रयोतवारी सिस्टम में यहां पे आपको कोई मिडलमैन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाता था डायरेक्टली किससे? रयोत से। जो कल्टीवेटर हैं उनसे डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। यहां पे आपको कोई मिडलमैन देखने को नहीं मिलेंगे। और इस सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? जो विलेज का हेडमैन होता था। तो जो विलेज के हेडमैन होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर से और हैंड ओवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहां पे भी आपको मिडलमैन देखने को मिलते हैं और यहां पे भी, बट यहां पे आपको मिडलमैन देखने को नहीं मिलते हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू पेमेंट है वो परमानेंटली फिक्स कर दी होती है। क्लियर? बट यहां पे और यहां पे जो आपको रेवेन्यू पेमेंट है वो परमानेंटली फिक्स नहीं की होती है। वहां पे पीरियोडिक टाइम्स पे, यहां पे और यहां पे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद, ठीक है, असेसमेंट की जाएगी लैंड की। देन उस असेसमेंट के बेसिस पे रेवेन्यू पेमेंट की जाएगी। क्लियर? तो ये आपको कुछ एक डिफरेंसेस देखने मिलते हैं जमींदारी, रयोतवाड़ी एंड महलवारी सिस्टम के बीच।
देन एंग्लो नेपाल वॉर देखने को मिलती है हमें 1814 एंड 16 में, जो एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ सगौली इन 1816। वेरियस रीजन होते हैं एंग्लो नेपाल वॉर के, मेनली जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि दोनों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज होती हैं और उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से दोनों के बीच कुछ एक विलेजेस को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमें एंग्लो नेपाल वॉर देखने को मिलती है और जो एंड होती है ट्रीटी ऑफ सगौली के साथ। देन एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप ऑफ प्रेस, तो जो प्रेस के ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती थी उनको एबॉलिश कर देते हैं कौन, फ्रांसिस हेस्टिंग। तो ये इनके टेन्योर के कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड एमहर्स्ट। टेन्योर याद रखना है 1823 से 28। इनके टेन्योर के इंपॉर्टेंट इवेंट हैं कि इनेक्सेशन ऑफ असम लीड टू द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर है किसके टेन्योर के अंडर होती है, एमहर्स्ट के अंडर, और जो एंड होती है ट्रीटी ऑफ येंडेबू। देन म्यूटिनी ऑफ बैराकपुर इन 1824। अब जो हमने म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर देखी थी 1806 के, जो उसके रीजन थे वही सेम रीजन होते हैं इस म्यूटिनी के, तो ये हमें देखने को मिलती है म्यूटिनी ऑफ बैराकपुर इन 1824। देन मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 से 35 का इनका टेन्योर है और यहां के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, फर्स्टली ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको रीडेजिग्नेट कर दिया जाता है किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंडर विलियम बेंटिक को बनाया जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है। देन इनके टेन्योर के अंडर हमें अबॉलिशन ऑफ सती देखने को मिलती है, सप्रेशन ऑफ ठगी देखने मिलता है, इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस को भी सप्रेस करते हैं ये। क्लियर। ये जो ठग्स होते थे ये हाईवे पे लूटर्स होते थे, ठीक है, हाईवे पे आ रहे हैं लोगों को ये लूटते थे और मार काट करते थे, ठीक है, तो इनको सप्रेस किया जाता है किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। देन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 जिसको मैकलॉय मिनट्स भी कहा जाता था, वो इसी टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस होता हुआ हमें दिखता है, और जो दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। बात कर लेते हैं मैकलॉय मिनट्स के। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मैकलॉय मिनट्स का, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें सिर्फ एक इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेट करना है, इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेट करना है, ना कि मास पॉपुलेशन को। और ये जो इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये देखने में तो बिल्कुल इंडियंस की तरह होगा, बट इन देयर थॉट्स वो बिल्कुल किसकी तरह होंगे, ब्रिटिशर्स की तरह। और इस एक्ट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये सोचा गया कि जो इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो एजुकेशन थी मेनली किससे रिलेटेड थी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये एक्ट था आपका, और उसमें जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। तो ये जो हमने इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेट किया है, इस एक्ट के अंदर ये माना गया कि इसी से फिल्टर आउट होते हुए जो आपकी एजुकेशन है, वो जो मास सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उसको फिल्टर आउट हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस मैकलॉय मिनट का ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ एक इलाइट सेक्शन को हमने एजुकेट करना है, और उन्हीं से फिल्टर आउट होते हुए एजुकेशन कहां पहुंच जाएगी, जो मास सेक्शन ऑफ सोसाइटी है आपका, एट द लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। देन एक मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाता है 1835 में कोलकाता में। ओपियम ट्रेड वाज रेगुलेटेड, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन एनेक्सेशन ऑफ मैसूर देखने को मिलता है हमें 1831 में, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। बट जो एनेक्सेशन ऑफ मैसूर है किसके टेन्योर के अंडर देखने को मिलेगा हमें, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मूव करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 का टेन्योर इनका देखने को मिलता है, और इनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो इंडियन प्रेस के ऊपर जो वेरियस रिस्ट्रिक्शन थी उनको इनके टेन्योर के अंडर हटा दिया जाता है, इसीलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है आपके पास लॉर्ड
ऑकलैंड। 1836 से लेके 42 का उनका टेन्योर देखने को मिलता है। और 1838 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ट्राई पार्टी एक ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह, देन ब्रिटिशर्स एंड शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे जो एक ट्राई पार्टी ट्रीटी है किस किस के बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, देन महाराजा रणजीत सिंह, देन शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान, शाह शुजा। अब इस जो आपकी ये ट्रीटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ट्रीटी के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और जो महाराजा रणजीत सिंह है वो हेल्प करेंगे शाह शुजा की टू इंस्टॉल हिम एज अ रूलर ऑफ द अफगानिस्तान। तो इस टाइम पे एक्चुअल में वैसे रूलर ऑफ अफगानिस्तान कौन होते हैं आपके पास? दोस्त मोहम्मद खान। तो इनको हटा के ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह किसको इंस्टॉल करना चाहते थे रूलर ऑफ अफगानिस्तान? शाह शुजा को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसी टाइम पे हमें जो रशिया है उसकी एक्सपेंशन देखने को मिलती है सेंट्रल एशिया में, और जो ब्रिटिशर्स थे वो अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट यूज करना चाहते थे अगेंस्ट द अग्रेशन ऑफ रशिया। क्लियर? बट जो आपके पास दोस्त मोहम्मद थे, वहां के रूलर थे, वो थोड़े से इंक्लाइंड देखने को मिलते हैं हमें रशिया की तरफ। क्लियर? और बात करें महाराजा रणजीत सिंह की और दोस्त मोहम्मद की, तो दोस्त मोहम्मद होते हैं वो जो पेशावर का एरिया है, एक पेशावर का एरिया होता है जो किसके पास होता है? महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो उसको फिर से क्लेम करना चाहते हैं दोस्त मोहम्मद, बिकॉज उनका मानना था कि ये किसी टाइम पे जो आपका अफगान एम्पायर है उसी का पार्ट था पेशावर। बट आज किसके पास है पेशावर? रणजीत सिंह के पास। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको लेके ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह मिलके हटाना चाहते थे दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान किंगडम के रूलर की पोस्ट से और इंस्टॉल करना चाहते थे शाह शुजा को। क्लियर? देन 1842-44 का है एलन बोरो देखने को मिलते हैं आपको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एलन बोरो। तो इनके टेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनेक्सेशन ऑफ सिंध देखने को मिलता है हमें 1843 में। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब एनेक्सेशन ऑफ सिंध होता है, ये क्वेश्चन आपके एचएस में पूछा भी गया है कि जब एनेक्सेशन ऑफ सिंध होता है उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध है किसको अपॉइंट किया जाता है? तो हमें ध्यान में रखना है चार्ल्स नेपियर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? देन नेक्स्ट आपके पास है लॉर्ड हार्डिंग 1, 1844 से 48 का टेन्योर देखने को मिलता है। और इनके टेन्योर में हमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलती है जो एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ लाहौर। डेट आपको ध्यान में रखनी है ट्रीटी ऑफ लाहौर की, 9th of March। मूव करते हैं नेक्स्ट, और जो हमारा आज का डिस्कशन है हम यहीं तक रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी तक। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉर्ड कैनिंग से। क्लियर? तो देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर है, 48 से लेके 56 का टेन्योर देखने को मिलता है, 48 से 56 का टेन्योर। और इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, फर्स्ट वन, ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हमें पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर क्या प्रोविजन होते हैं कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट का रूलर विदाउट किसी लेजिटिमेट नेचुरल आयर की उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रिंसली स्टेट है वो किसमें अनेक्स कर दिया जाता था? ये किसके द्वारा अनेक्स कर दिया जाता था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो प्रिंसली स्टेट मर्ज कर दी जाती थी जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, उसके अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। तो इसके अंडर जो सबसे पहले प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, वो कौन होता है? सतारा प्रिंसली स्टेट इन 1848। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नड, ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्नड। इस फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के अंडर जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका मानना था कि जो ब्रिटिश का गवर्नेंस मॉडल है वो काफी सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंडियन गवर्नेंस मॉडल। और अगर कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर कंपेटेंट इनफ नहीं है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, तो उस प्रिंसली स्टेट को किसमें मर्ज कर दिया जाएगा? ब्रिटिश टेरिटरीज में।
और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो इसी डॉक्ट्रिन के अंदर जो अवध है उसको मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देन फॉर द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस हमें देखने को मिलता है पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। देन फर्स्ट रेलवे लाइन देखने को मिलती है कनेक्टिंग बॉम्बे एंड ठाणे, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। देन ही एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन इनके टेन्योर के अंडर हमें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलती है 1848 से 49 तक जो चलती है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन है, ठीक है, कलकत्ता से लेके आगरा तक, ध्यान रखना है कहां से कहां तक की थी, एक कलकत्ता से आगरा के बीच की जो टेलीग्राफ लाइन है वो एस्टेब्लिश की जाती है 1854 में। देन ही एस्टेब्लिश्ड अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं। देन ही एबॉलिश्ड द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ वेरियस प्रिंसली स्टेट रूलर्स। और ऐसा क्यों किया जाता है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो आपका डेट था वो बढ़ता जा रहा था, तो वो चाहते थे कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी के अंडर जो कुछ एक जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनके टाइटल्स एंड पेंशंस, ठीक है, एबॉलिश कर दी जाती है इनके द्वारा। और ये वन ऑफ द रीजन बनता है आपका 1857 रिवोल्ट का। देन ही स्टार्टेड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। तो अब मेरिट बेसिस पे इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम स्टार्ट की जाते हैं लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इससे पहले जो एग्जाम होता था आपका वो सिर्फ अप्रोच बेसिस पे या बोल सकते हैं नेपोटिज्म बेसिस पे हो जाता था, बट ही स्टार्टेड द एग्जाम ऑन मेरिट बेसिस, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। देन ही इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट इन एक्ट ऑफ 1856। जो आपके पास एक रीजन बनता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक रीजन बनता है 1857 की रिवोल्ट का। तो ये टेन्योर था हमारा लॉर्ड डलहौजी का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो होगा आपका लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो हमारा आज का डिस्कशन है वो यहीं तक का है। यहां से हमने जो भी गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉयज हैं, उनके टेन्योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने हैं, और उनके टेन्योर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हमने ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लॉर्ड कैनिंग से। टिल देन टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।